नमस्कार, वीडियो बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। गत रोज राज्य के नगर विकास विभाग द्वारा अमरावती महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार का अकस्मात तबादला आदेश जारी किया गया था और उनके स्थान पर नवी मुंबई स्थित नगर विकास में उपायुक्त पद पर कार्यरत रहने वाले नितिन कापड़नीस को आयुक्त के तौर पर अमरावती भेजा गया था, जो आज सुबह अपना पदभार संभालने अमरावती पहुंच भी गए थे। लेकिन आज सुबह आयुक्त देवीदास पवार ने इस तबादला आदेश के खिलाफ मैट में याचिका दायर की, जिस पर तत्काल हुई सुनवाई के बाद नागपुर मैट ने आयुक्त पवार के तबादले पर रोक लगाते हुए स्टे ऑर्डर जारी कर दिया। मैट का आदेश जारी होते ही अमरावती पहुंचकर आयुक्त के रूप में पदभार स्वीकारने वाले नितिन कापड़नीस ने अपना जिम्मा छोड़ा और वे मुंबई के लिए रवाना हो गए। महज 18 घंटे के भीतर बड़ी तेजी के साथ घटित हुए इस नाटकीय घटनाक्रम को लेकर मनपा के गलियारों सहित स्थानीय राजनीतिक क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार अच्छा खासा गर्म है। सबसे खास बात यह है कि आयुक्त देवीदास पवार के इस तरह तबादले को लेकर कल देर शाम तक स्थानीय जनप्रतिनिधियों और नेताओं को कोई भनक तक नहीं थी, बल्कि मीडिया व सोशल मीडिया के जरिए आयुक्त देवीदास पवार के तबादला आदेश को लेकर खबरें फैलते ही सभी को आश्चर्य का झटका लगा। वहीं नागपुर मैट से तबादले के खिलाफ स्टे ऑर्डर जारी होने के बाद सभी के मन में सवाल चल रहा है कि आखिर मैट ने किस आधार पर आयुक्त देवीदास पवार के तबादला आदेश पर स्थगनादेश जारी किया। मैट के उपाध्यक्ष गिरधकर के समक्ष इस मामले को लेकर हुई सुनवाई के दौरान आयुक्त देवीदास पवार की ओर से पेश हुए एसपी पलसीकर के युक्तिवाद को ग्राह्य मानते हुए मैट ने इस बात पर विशेष ध्यान दिया कि देवीदास पवार को मनपा आयुक्त के पद पर 27 फरवरी 2024 को आगामी 3 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया था और उन्होंने अभी इस पद पर बमुश्किल 1.25 माह का कार्यकाल ही पूरा किया है। वहीं उनके स्थान पर अमरावती मनपा के आयुक्त के तौर पर भेजे गए नितिन कापड़नीस का 11 अगस्त 2022 को नवी मुंबई में उपायुक्त पद पर तबादला होने के बावजूद कापड़नीस ने कभी भी उस पद का प्रभार नहीं स्वीकारा, जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा कापड़नीस के नाम 11 नवंबर 2023 को शोकॉज नोटिस भी जारी की गई थी, जिसके बाद अब तक कापड़नीस के खिलाफ सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि उन्हें अब अमरावती मनपा आयुक्त का पद देकर एक तरह से उपकृत किया गया। इसी मुद्दे पर नागपुर मैट ने गत रोज जारी तबादले के आदेश पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार को इस मामले में अपना जवाब पेश करने हेतु 3 सप्ताह का समय दिया, जिसके बाद मैट द्वारा इस मामले का अंतिम निपटारा किया जाएगा। उधर विगत बुधवार को मनपा आयुक्त देवीदास पवार ने मनपा के सहायक आयुक्त योगेश पीठे व नरेंद्र वानखड़े की उपायुक्त पद पर नियुक्ति करने के आदेश जारी किए थे, लेकिन इसके दूसरे ही दिन गुरुवार को मनपा आयुक्त ने संशोधित आदेश जारी करते हुए नरेंद्र वानखड़े की उपायुक्त पद पर की गई नियुक्ति रद्द करते हुए उन्हें टैक्स अधिकारी व पर्यावरण अधिकारी के पद पर नियुक्त करने का आदेश जारी किया। ऐसे में महज 24 घंटे के भीतर मनपा आयुक्त द्वारा बदला गया फैसला चर्चा का विषय है। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर युवा स्वाभिमान पार्टी द्वारा कल शनिवार 16 मार्च को दोपहर 4:30 बजे संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में जिले के पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें आगामी चुनाव को लेकर सांसद नवनीत राणा, विधायक रवि राणा सहित सुनील राणा द्वारा अपनी भूमिका रखी जाएगी। साथ ही इस कार्यकर्ता सम्मेलन में चुनाव को लेकर आगे की रणनीति तय की जाएगी। कल आयोजित होने जा रहे सम्मेलन में समूचे जिले भर से युवा स्वाभिमान पार्टी के हजारों महिला व पुरुष पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। युवा स्वाभिमान को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता देने और पाना सहित अन्य कुछ निशानियों में से एक निशानी तय करने का अनुरोध विधायक व युवा स्वाभिमान पार्टी के संस्थापक रवि राणा ने चुनाव आयोग से की है। युवा स्वाभिमान पार्टी की ओर से यह पत्र चुनाव आयोग को विगत 9 मार्च को जारी किया गया, जिस पर 5 मार्च की मुहर लगी है। इस पत्र में नीलकंठ कात्रे को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बताने के साथ ही सांसद नवनीत राणा व विधायक रवि राणा को प्रमुख मार्गदर्शक बताया गया है। पत्र में पार्टी की निशानी के तौर पर सभी उम्मीदवारों को एक ही चुनाव चिन्ह देने की विनती करते हुए पाना, सीटी, बल्ला, रोड रोलर, प्रेशर कुकर, गैस सिलेंडर, फुटबॉल, ऑटो रिक्शा, कैंची व टेलीविजन में से कोई एक निशानी आवंटित करने का अनुरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नीलकंठ कात्रे ने देश के मुख्य चुनाव आयुक्त से किया है। लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होने में 24 घंटों से भी कम समय रहने के साथ राजनीतिक दलों की हलचलें तेज हो गई हैं और घटनाक्रम बड़ी तेजी के साथ घटित हो रहे हैं। पश्चिम विदर्भ के मुख्यालय रहने वाले अमरावती जिले की लोकसभा सीट को लेकर दोनों ओर से खींचातानी मची है और अमरावती के वर्तमान सांसद नवनीत राणा ही चर्चाओं के केंद्र में है। खबर है कि उनके वास्ते राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अमरावती के भाजपा नेताओं को सख्त हिदायतें दी है। इसी बीच यह भी खबर सामने आई है कि सांसद नवनीत राणा के पति व विधायक रवि राणा कल रात अचानक नागपुर पहुंचे, जहाँ पर उन्होंने डिप्टी सीएम फडणवीस से लंबी बातचीत की। मीडिया की खबरों में दावा किया गया कि सांसद नवनीत राणा को भाजपा द्वारा समर्थन देने अथवा उम्मीदवार बनाए जाने पर कई स्थानीय नेताओं ने खुलकर कह दिया था कि वे किसी भी सूरत में राणा का काम नहीं करेंगे। ये सभी खबरें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं तक पहुंचाई गई, जिससे पार्टी के वरिष्ठ नेता एक्टिव हुए और डिप्टी सीएम फडणवीस ने नवनीत राणा के लिए भाजपा के स्थानीय नेताओं को मनाने का प्रयास शुरू किया। श्री शिवाजी शिक्षा संस्था के अध्यक्ष तथा राज्य के पूर्व मंत्री व राकापा के वरिष्ठ नेता हर्षवर्धन देशमुख द्वारा वर्धा संसदीय सीट से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की टिकट पर आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही थी, जिसके लिए हर्षवर्धन देशमुख ने विगत 1-1.5 माह से वर्धा संसदीय क्षेत्र में व्यापक जनसंपर्क अभियान भी चला रखा था। हालांकि देशमुख ने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया था कि उनकी व्यक्तिगत स्तर पर चुनाव लड़ने की कोई इच्छा नहीं है, बल्कि वे केवल शरद पवार के आदेश का मान रखते हुए चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। परंतु गत रोज हर्षवर्धन देशमुख अचानक ही अकेले ही मुंबई पहुंच गए और उन्होंने वहां पर शरद पवार के सिल्वर
ओक बंगले पर जाते हुए रात करीब 12:30 बजे शरद पवार से भेंट की और इस मुलाकात के दौरान हर्षवर्धन देशमुख ने शरद पवार के सामने स्पष्ट कर दिया कि वे आगामी लोकसभा चुनाव में हिस्सा नहीं लेना चाहते और वर्धा संसदीय सीट से चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। पता चला है कि शरद पवार ने भी अपने इस पुराने साथी की भावनाओं का सम्मान करते हुए उनके फैसले पर अपनी सहमति दे दी है। सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM ने महाराष्ट्र में लोकसभा की 6 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। पार्टी से राज्य के एकमात्र सांसद इम्तियाज जलील ने बताया कि अकोला में पार्टी का प्रत्याशी रहेगा। इसके अलावा मुंबई की 1 सीट पर तथा विदर्भ में एक अन्य स्थान पर MIM का उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरेगा। सांसद जलील ने विदर्भ की दूसरी सीट का अभी उल्लेख नहीं किया है, जो संभवतः चंद्रपुर हो सकता है। इसके अलावा छत्रपति संभाजी नगर, नांदेड़ व धुले इन लोकसभा सीटों से भी MIM द्वारा लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है। वंचित बहुजन आघाड़ी के महाविकास आघाड़ी में सहभागी नहीं होने पर उनके खिलाफ अकोला में उम्मीदवार खड़ा करने की तैयारी शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी द्वारा की जा रही है। बताया जा रहा है कि भूतपूर्व विधायक गजानन दालू गुरुजी शिवसेना उबाठा के संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। अमरावती शहर के सर्वांगीण विकास हेतु विधायक सुलभा खोड़के द्वारा सरकार के पास लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके चलते स्थानीय लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु 50 करोड़ रुपए का फंड मंजूर किया गया है। विधायक सुलभा खोड़के ने बताया कि नियोजन विभाग ने 14 मार्च को ही इस बारे में शासन निर्णय जारी किया है और उनके द्वारा सुझाए गए विकास कामों की सूची को मंजूरी मिल गई है, जिससे शहर का शाश्वत विकास होगा। लोकसभा चुनाव की कल से लग रही आदर्श आचार संहिता से पहले केंद्र सरकार द्वारा ईंधन की दरों में राहत प्रदान की गई है। पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के सचिव सौरभ जगताप ने बताया कि 2 रुपए की कटौती के बाद शहर में पेट्रोल के रेट 105 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 91 रुपए 52 पैसे प्रति लीटर हो गए। आज सुबह 6 बजे से पेट्रोल और डीजल के नए दामों को लागू कर दिया गया है। इस समय गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है और तापमान लगातार ऊंचा उठ रहा है। वहीं इस दौरान कल व परसों बदलीला मौसम रहने के साथ ही अमरावती शहर व जिले सहित विदर्भ के कई जिलों में हल्के स्तर की बारिश होने का अनुमान जताया जा रहा है। इसकी वजह से यद्यपि इस दौरान गर्मी से थोड़ी बहुत राहत मिलेगी, लेकिन इसके बाद तापमान व उमस में अच्छा खासा उछाल आ सकता है। 10 दिन बाद आ रहे होली के त्योहार के लिए मार्केट में रंग, पिचकारी, गुलाल और गुजिया की तैयारी शुरू हो गई है। साथ ही शहर के दोनों प्रमुख रंग विक्रेता बारामती वाला और जयपुर वाला की दुकानों पर गांव देहात से आने वाले व्यापारियों ने भरपूर स्टॉक के लिए खरीदारी करनी शुरू कर दी है। इस बार होली के पर्व पर रंगों व पिचकारियों का 5 करोड़ रुपए का बिजनेस होने का अनुमान जताया जा रहा है। आज शुक्रवार 15 मार्च को पवित्र रमजान माह का चौथा रोजा मुस्लिम समाज बंधुओं ने रखा। साथ ही आज रमजान का पहला जुमा होने के चलते शहर की सभी मस्जिदों में बड़े हर्षोल्लास के साथ जुमे की नमाज अदा की गई। इस दौरान मस्जिदों में नमाज अदा करने हेतु आने वाले सभी उम्र के लोगों में अच्छा खासा उत्साह नजर आया। शिवधारा मिशन के संत डॉक्टर संतोष महाराज ने आज यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में बताया कि सिंधु नगर स्थित पूज्य शिवधारा आश्रम में हर साल की तरह इस बार भी 1008 सदगुरु स्वामी शिवभजन महाराज का महापरिनिर्वाण महोत्सव 18 से 20 मार्च तक आयोजित किया गया है, जिसके तहत रविवार 17 मार्च को सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक दिवंगत डॉक्टर अरुण हरवानी की स्मृति में भव्य निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन शिवधारा मिशन फाउंडेशन की ओर से किया जा रहा है, जिसमें अमरावती के विशेषज्ञ डॉक्टर अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। जिसमें विशेष तौर पर भारत के विभिन्न प्रांतों से कई संत महापुरुष आएंगे, भगत मंडलियाँ आएंगी, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और शिवधारा अवार्ड समाज के लिए जो निस्वार्थ भाव से कुछ कार्य कर रहे हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर डॉक्टर अरुण हरवानी जी की स्मृति में शिवधारा भव्य रोग निदान शिविरों का आयोजन किया गया है, जिसमें अमरावती के विशेषज्ञ डॉक्टर जैसे डॉक्टर श्याम राठी, डॉक्टर गोविंद लाहौटी, डॉक्टर नीरज राघानी, डॉक्टर विजय बख्तियार आदि ऐसे 15 डॉक्टर्स अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। सब निःशुल्क रहेगा और कई प्रकार की जांचें भी निःशुल्क की जाएंगी। इसका लाभ उठाने का आह्वान शिवधारा मिशन फाउंडेशन कर रहा है। या जय शिवधारा। आज यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में बताया गया कि वाल्मीकि जेनेरिक मेडिकल भातकुली व खोलापुर स्थित वाल्मीकि जेनेरिक मेडिकल स्टोर के तत्वाधान में रविवार 17 मार्च की शाम 6 से 10 बजे तक भातकुली स्थित छोगालाल राठी गुरुकुल विद्यालय के मैदान पर राष्ट्रीय समाज प्रबोधनकार सत्यपाल महाराज का समाज प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। नवयुवक विद्यार्थी संगठन के मार्गदर्शक व पूर्व पार्षद बबन रड़के ने आज पत्रकार परिषद लेते हुए कर वृद्धि के अधिकार मनपा आयुक्त को न होकर आम सभा को रहने की बात कहते हुए कहा कि जब तक मनपा सभागार में इसे लेकर निर्णय नहीं हो जाता तब तक पुराना घर टैक्स ही वसूल किया जाए। हे पूर्व येऊन राहिले ते ठेकेदारीत लागले 5,000 10,000 रुपये जे पगार देते ते लोकांनी असंच मग सांगून राहिले कसे। त्याच्यामुळे सगळं गुंडाळून ठेवा आणि आमसभा येऊ द्या आणि आमसभा आल्यावर तुम्ही तुमचे निर्णय घ्या। जो मागच्या पावत्या याच्या पावत्या तुम्ही कलेक्शन करा।
याच्या अगोदरही देवीसिंग शेखावत महापौर होते, त्यांनी गुंडाळून ठेवला होता हा कारभार. आम्ही गुंडाळून ठेवला होता 10 वर्ष. आता कसा निघाला? 15 वर्षापर्यंत तुम्ही टॅक्सला हात नाही लावला. म्हणून असेसमेंट करा तुम्ही, पण असेसमेंट केलं नाही म्हणून आयुक्तांनी गुन्हेगार ठरवलं पाहिजे. कायदा तोडला त्या माणसानं. कल शनिवार 16 मार्च की दोपहर के बाद आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू होने वाली है, जिसके चलते मंत्रालय सहित सभी प्रशासकीय विभागों के कार्यालयों की अधिकृत वेबसाइट से राजनेताओं के छायाचित्रों को हटा देने के निर्देश जारी किए गए. आचार संहिता के प्रत्यक्ष लागू होने वाले दिन ही यह कार्रवाई तत्काल की जाएगी. वहीं दूसरी ओर राज्य में 10,000 से अधिक सरकारी बसों पर सरकारी योजनाओं को लेकर लगाए गए पोस्टरों और उन पर रहने वाले नेताओं के छायाचित्र रहने वाले विज्ञापनों को एक ही दिन के दौरान कैसे हटाया जाएगा, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है. आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोहर पारकर ने विगत 7 मार्च को ही इस संदर्भ में सभी विभागों को पत्र जारी किए थे. संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ के पूर्व कुलगुरु प्रमोद येवले के कार्यकाल में उनके द्वारा की गई नियुक्तियां विवादों में आ गई हैं. सभी नियुक्तियां अवैध रूप से किए जाने की बात सामने आई. इन सभी नियुक्ति की जांच करने के लिए वरिष्ठ सदस्य प्रवीण रघुवंशी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति गठित की गई है. लोकसभा चुनाव से पूर्व देश में सीए कानून लागू किया गया, जिसके चलते अमरावती जिले के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली एक महिला को भारतीय नागरिकता मिल गई. वर्ष 2018 के बाद अमरावती के ग्रामीण क्षेत्र से नागरिकता हेतु 33 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें से 22 आवेदनों में त्रुटियां पाई गई, जिनकी दुरुस्ती का काम जारी है. आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियां जिले में शुरू हो गई हैं. जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें ली जा रही हैं और अधिकारियों व कर्मचारियों को चुनावी प्रशिक्षण दिया जा रहा है. साथ ही कानून व व्यवस्था बनाए रखने हेतु आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं, जिसके तहत आज वन, राजस्व व एक्साइज विभाग सहित जिले की सीमा से सटे मध्य प्रदेश के अधिकारियों के साथ जिलाधीश सौरभ खटियार की शाम 5:30 बजे बैठक बुलाई गई. केंद्रीय विधि व न्याय मंत्रालय द्वारा निर्धारित योग्यता रहने वाले वकीलों को नोटरी के तौर पर नियुक्त किया जाता है. इसी के तहत अचलपुर न्यायालय में प्रैक्टिस करने वाले 23 वकीलों को नोटरी के तौर पर मान्यता मिली है, जिसमें युवा वकीलों का सबसे अधिक समावेश है. सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में आज विश्व किडनी दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया. सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में अब तक 36 किडनी प्रत्यारोपण ऑपरेशन सफलतापूर्वक हुए हैं. विगत दिन औरंगाबाद में आयोजित इंद्रधनुष अंतर विद्यापीठ युवा महोत्सव में संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ की ओर से प्रतिनिधित्व करने के साथ ही वाद विवाद स्पर्धा में हिस्सा लेते हुए नफीसा हुसैन व आरफा हुसैन ने अपनी शानदार वाकपटुता के दम पर तीसरा स्थान प्राप्त किया और वाद विवाद स्पर्धा में संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ को सफलता दिलाई. नफीसा हुसैन व आरफा हुसैन रिश्ते में सगी बहनें हैं, जो शहर के वरिष्ठ विधिज्ञ शब्बीर हुसैन की बेटियां हैं. भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आदर्श शाला योजना अंतर्गत मुख्यमंत्री माझी शाला सुंदर शाला अभियान अंतर्गत अमरावती तहसील में जिला परिषद निजी व मानव क्षेत्र के पुरस्कार प्राप्त 9 शालाओं को अमरावती पंचायत समिति के सभागृह में मान्यवरों के हाथों सम्मान चिन्ह व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया. फर्शी स्टॉप निवासी अक्षता स्वाति संजय सिंगन जुड़े ने नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना स्थान बनाया है. अक्षता द्वारा वर्ष 2022 में लिखी पुस्तक को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का पुरस्कार मिला था. वहीं अब उनकी दूसरी कृति डिविनिटी फॉर पीस पुस्तक को भी बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान मिला है, जिसके चलते वह सबसे युवा आध्यात्मिक लेखिका बनी है. राजापेट थाना क्षेत्र के मायानगर व महावीर नगर परिसर में रहने वाले विनोद शेगोकार व अमोल मातकर नामक 2 युवक विगत कुछ दिनों से लापता हैं, जिनकी तलाश करने के लिए पुलिस ने नागरिकों से सहयोग करने का अनुरोध किया है. अंजनगांव सूजी तहसील के पांडरी खानापुर में प्रवेश द्वार को लेकर गांव के 2 समुदायों में तनाव निर्माण हुआ था. पश्चात 11 मार्च को विभागीय आयुक्त कार्यालय पर हुए आंदोलन के दौरान पुलिस पर जमकर पथराव किया गया था. इस पथराव में पुलिस के कई कर्मचारी घायल हुए थे. इस आंदोलन में शामिल लोग घटना के बाद से गिरफ्तारी के भय से अब तक गाँव वापस नहीं लौटे हैं. 4 दिन पहले बडनेरा रेलवे पुलिस को अमरावती तिरुपति एक्सप्रेस ट्रेन में एक 45 वर्षीय यात्री बेहोश हालत में मिला था, जिसे तत्काल जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इस यात्री की कल गुरुवार 14 मार्च को इलाज के दौरान मौत हो गई. मृत्यु से पहले इस व्यक्ति ने अपना परिचय विकास सोनोने के तौर पर दिया था और खुद को पूर्णा का निवासी बताया था, लेकिन इस व्यक्ति के घर का पता नहीं मिलने की वजह से बडनेरा रेलवे पुलिस इस मृतक व्यक्ति के परिजनों और रिश्तेदारों का पता लगा रही है और इस हेतु नागरिकों से सहयोग का आह्वान किया गया है. कठोरा रोड स्थित फ्रोजन डिलाइट कैफे नामक प्रतिष्ठान पर आज शहर पुलिस के सीआईयू पथक ने छापा मारा, जहां कैफे के भीतर बने अलग अलग कैबिनों में बैठकर चोरी छिपे प्रेमालाप कर रहे 6 से 7 युवा जोड़ों को पकड़ा गया, जिनमें लगभग सभी युवा महाविद्यालयीन छात्र छात्राएं थे, जिन्हें आगे की कार्रवाई हेतु गाड़गेनगर पुलिस थाने लाया गया. सिटी कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत अंबापेट परिसर में आज सुबह 9 बजे ट्यूशन से घर आ रही 10-10 साल की 2 नाबालिग बच्चियों के साथ दुपहिया पर सवार होकर आए 30 से 35 वर्ष की आयु वाले अज्ञात व्यक्ति ने पता पूछने के बहाने अश्लील हरकत की और भाग निकला. दोनों बच्चियों में से एक बच्ची की मां द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर कोतवाली पुलिस मामले की जाँच कर रही है.
कोल्हापुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत लुंटेक गांव में रहने वाले अंकुश वसूकार ने अपने परिचय में रहने वाली 23 वर्षीय युवती को अपने साथ विवाह नहीं करने पर एसिड फेंककर जान से मार देने की धमकी दी। साथ ही कहीं अन्य विवाह तय करने पर युवती व उसके परिवार को बदनाम कर देने व देख लेने को लेकर भी धमकाया। कोल्हापुरी गेट पुलिस मामले की जाँच कर रही है। जूनी बस्ती बडनेरा परिसर में रहने वाली 21 वर्षीय युवती के नाम पर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा फेसबुक व इंस्टाग्राम पर फर्जी अकाउंट बनाकर उसकी बदनामी किए जाने का मामला सामने आया है। इसे लेकर मिली शिकायत के आधार पर साइबर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी। रेलगाड़ियों व रेलवे स्टेशन परिसर में चोरी करने वाले 2 पेशेवर चोरों को नागपुर के रेलवे सुरक्षा दल ने पकड़ने में सफलता हासिल की। इसमें से एक चोर का नाम नई बस्ती बडनेरा निवासी अविनाश सुभाष चौधरी तथा दूसरे चोर का नाम वर्धा के सेवाग्राम के निवासी अजय भगत के तौर पर बताए गए हैं। अकोला के पास मलकापुर के कोठारी वाटिका में एक महिला ने अपने भाई के साथ मिलकर अपने पति भास्कर सदाशिव भोपसे की हत्या करते हुए उसे आत्महत्या का मामला दर्शाने का प्रयास किया था। इस मामले में खदान पुलिस ने जांच करते हुए अदालत में 5 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की, जिसमें बताया गया कि आरोपियों के खिलाफ हत्या किए जाने के काफी सबूत हैं। ऐसे में अब इस मामले की सुनवाई की ओर सभी का ध्यान लगा हुआ है। मेडिकल कॉलेज में प्रवेश दिलाने के बहाने 13.5 लाख रुपए से जालसाजी किए जाने के मामले को लेकर मंगरूल पुलिस ने तेलंगाना में रहने वाले डॉक्टर सैयद एहतेशाम अली व मोहम्मद महबूब उर्फ वसीम सहित एक महिला डॉक्टर के खिलाफ धोखाधड़ी व जालसाजी का मामला दर्ज किया है। इस मामले को लेकर मंगरूल के पठानपुरा में रहने वाले मोहम्मद जाकिर मोहम्मद इसहाक ने विगत दिनों मंगरूल पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी।